रमा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका इकलौता बेटा रमेश और उसकी पत्नी काजल दोनों शहर में बस गए और वहीं रहने लगे। ना ही कभी गांव आते, ना ही अपनी माँ की कोई खोज खबर लेते। बस किसी काम से ही अपनी माँ को फोन किया करते थे। उनकी माँ की ये इच्छा थी कि जिंदगी के बाकी कुछ समय वो अपने बेटे बहू के साथ बिताए। रमा अकेले ही एक छोटे से घर में रहती थी, लेकिन व्यवहार अच्छा होने की वजह से सभी गांव वाले हर छोटी बड़ी जरूरत में अपने घर के सदस्य की तरह हमेशा उसका साथ देते। रमा को इस तरह अकेला रहता देख गांव वालों को बहुत दया आती थी। एक दिन रमा को उसके बेटे का फोन आता है। कैसी हो माँ? बहुत जल्दी तुझे माँ की याद आ गई। बेटे के बिना कैसे रहूंगी, बस भगवान का नाम लेकर जीवन काट रही हूँ। तभी उसकी पत्नी काजल उससे फोन ले लेती है और खुद बात करने लगती है। माँ जी, आप चिंता मत करो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपको अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि हम दोनों मिलकर आपका अच्छे से ध्यान रख सके। अब आपको एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। टिकट बनवा दिया है, 2 दिन बाद आपको यहाँ आना है। पहली बार बहू की प्यार भरी बातें सुनकर भोली भाली रमा खुश हो गई और गांव वालों को बोलने लगी। अब मैं 2 दिन बाद अपने बेटे के पास रहने जा रही हूँ। उसने मुझे अपने पास रहने के लिए बुलाया है। गांव वालों को विश्वास नहीं हो रहा था। सब आश्चर्यचकित थे और खुश भी थे। अगले दिन रमा जाने की तैयारी में होती है। तभी आसपास के कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसी भीड़ में से एक औरत बोलती है, अब तो तुम भी इस गांव को और यहाँ लोगों को भूल जाओगी। बिल्कुल नहीं, अरे मेरा गांव है, मैं कैसे भूल सकती हूँ किसी को। इतना कहकर वो बेटे के पास जाने के लिए निकल गई। वहाँ पहुँचते ही बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुई। सबने थोड़ी देर बातें की और फिर रमा आराम करने चली गई। इसी तरह समय बीतने लगा। रमा भी घर के कामों में बहू की थोड़ी बहुत मदद कर देती, लेकिन धीरे धीरे उसकी बहू रमा से लगभग सारे काम करवाने लग गई। रमा को इतनी काम करने की आदत नहीं थी और बूढ़ी भी हो गई थी, इसलिए जल्दी थक जाती। एक दिन वो अपने बेटे से बोली, बेटा, मुझसे इतना काम नहीं हो पाता। गांव में कभी इतना काम किया नहीं है। क्या करूँ माँ, अगर काम करने वाली अलग से बुलाया तो बहुत पैसे लेगी। वैसे भी अपने घर का काम है, तुम और काजल मिलकर कर लेती हो। पूरा दिन तो आराम ही करना है, धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी। यहाँ रहकर सब सीख जाओगी। अब उसकी माँ भी चुप हो गई और वैसे ही काम करने लगी। बूढ़ी होने के वजह से उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से अब वो काम सही से नहीं कर पाती। कभी कोई बर्तन टूट जाता तो कभी कोई सामान खराब कर देती। एक दिन रमा सारा काम खत्म करके थक हार कर बैठी थी। तभी उसने सुना उसके बहू और बेटे बात कर रहे थे। आए दिन माँ जी कोई ना कोई सामान बर्बाद कर देती है। ऐसे नुकसान करने और मुफ्त की रोटी तो उन्हें नहीं बुलाया था। काम करने वाली ज्यादा पैसे ले रही थी, इसलिए बुलाया था ताकि यहीं रहकर मुफ्त में काम कर दे। ये बातें सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। वो इसे अपना घर समझकर आई थी, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। अब रमा सोचने लगी, अच्छा था मैं गांव में ही ठीक थी, अपनों के बीच थी, अपनापन था। यहाँ तो अपना होकर भी अपनापन नहीं है। अब रमा मन ही मन गांव जाने का मन बना लेती है। एक दिन रमेश और काजल मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और उस पार्टी में अपनी माँ को वेटर बना देते हैं। वेटर बनकर अब माँ सबको ड्रिंक्स ऑफर करने लगती है। तभी काजल की एक दोस्त बोलती है, अरे काजल, कहाँ से लेकर आई ये काम करने वाली? अब सबके सामने उसे सासू माँ बोलने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने बोला, गांव से लेकर आई हूँ। अच्छा है, यहाँ तो बहुत पैसे लेती है काम करने वाली। अच्छा किया जो तुम गांव से ही लेकर आ गई। रमा को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ और दुख के कारण रमा से जूस का एक ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। अब इस बात पर रमेश सबके सामने ही रमा को डांटने लगता है। रमा चुपचाप पार्टी से निकलकर एक कमरे में आ जाती है और रोने लगती है। अब अगले दिन रमा गांव जाने की जिद करने लगती है। रमेश ये बोलकर टाल देता है कि कुछ ही दिनों बाद मैं जाने वाला हूँ, तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। उसके बाद बेटा और बहू दोनों शाम तक आऊंगा बोलकर बाहर चले जाते हैं। उसके बाद रमा घर का सारा काम करने लगती है। सारा काम खत्म करके वो जैसे ही गेट पर जाती है तब बेहोश होकर गिर जाती है। उसका पड़ोसी नरेश ये सब देख लेता है
और जल्दी से रमा को हॉस्पिटल ले जाता है। जब हॉस्पिटल में रमा अपने इस हालत की जिम्मेदार बहू और बेटे के बारे में नरेश को बताती है, तब नरेश रमा के साथ मिलकर उनको सबक सिखाने की ठान लेता है। अब जैसे ही उसके बेटे और बहू घर पर आते हैं, अपनी माँ को न पाकर डर जाते हैं, लेकिन पास के ही एक पड़ोसी ने उन्हें सारी बातें बता दी। अब ये सुनकर दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं और माँ के सामने बहुत उदास होकर बातें करने लगते हैं। तभी रमा बोलती है, ये दोनों कौन हैं? मैं नहीं पहचानती इनको। आप मेरे बेटे को बुला दो। दोनों आश्चर्य से रमा को देखने लगे और बोला, क्या हो गया माँ? मुझसे नाराज हो तो चलो हम घर पर बैठकर बात कर लेंगे। तभी नरेश वहाँ आ जाता है और बोलता है, क्या हो गया? तुम लोग मेरी माँ को अपनी माँ क्यों बता रहे हो? तभी रमेश बोला, तुम्हें क्या हो गया? ये कब से तुम्हारी माँ हो गई? तभी रमा बोली, बेटा नरेश, तुम आ गए तो घर ले चलो मुझे। पता नहीं कौन है दोनों, कब से रट लगा कर बैठे हैं जैसे मैं ही इनकी माँ है। नरेश तुरंत रमा को अपने घर ले जाता है और बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है। असल में नरेश की अपनी कोई माँ नहीं, इसलिए रमा को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। उधर रमेश और काजल को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। दोनों इस बात को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। नरेश को इतनी सेवा करता देख रमेश को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। एक दिन वो अपनी माँ से मिलने जाता है और पैर पकड़कर माफी मांगता है। रमा को भी दया आ जाती है और वो दोनों को माफ कर देती है। अब रमा वापस अपने बेटे के पास चली जाती है और नरेश को धन्यवाद बोलती है। अब वो रमेश के साथ साथ नरेश को भी अपने बेटे जैसा स्नेह देने लगती है। ये कहानी रेखा नाम की एक लड़की की है। वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी। शौक तो इसके इतने थे कि आधे से ज्यादा पैसे वो शॉपिंग में खर्च कर देती थी। उसके पिता उसे बहुत समझाते कि ज्यादा और फालतू के खर्च मत किया करो, लेकिन उसने कभी भी पिता की एक न सुनी। ऐसे ही चलता रहा और कुछ समय बाद रेखा की शादी भी हो गई। अब शादी होने के बाद रेखा को पता चलता है कि उसका पति कंजूस है, लेकिन उसे इस बात से क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो कभी पैसे बचाना सीखा ही नहीं। एक दिन जब रेखा का पति विनोद ऑफिस के लिए निकल गया, तब रेखा को याद आया कि घर में कुछ सामान खत्म है और कपड़ों की भी खरीदारी करनी है। इसलिए अपने पति को बिना कुछ बताए जो पैसे विनोद ने रखने दिया था वही पैसे लेकर खरीदारी करने चली गई। शाम को जब विनोद ऑफिस से आता है तब रेखा से पैसे लाने को बोलता है। तब रेखा ने बोला, वो पैसे तो खत्म हो गए। तब विनोद आश्चर्य से रेखा को देखते हुए पूछता है, क्या? कैसे खत्म हो गए? क्या किया उन पैसों का? इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? घर का कुछ सामान और मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदने थे, उसी में खत्म हो गए सारे पैसे। अरे अभी तो कुछ दिन पहले ही हमने सामान और कपड़े खरीदे थे, फिर क्या जरूरत थी फिजूल खर्च करने की? शादी से पहले तो इतने पैसे में पूरे महीने का खर्च चल जाता था। तुमसे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। जब से शादी हुई है तुमने मेरा जीवन नर्क बना दिया है। और जिस सामान की तुम बात कर रहे हो वो 10 दिन चलने लायक भी नहीं था। पता नहीं कहाँ से ऐसा कंजूस मिल गया मुझे। हाँ, मैं कंजूस हूँ तो किसी रईस जादे से शादी कर लेती। हाँ तो पहले पता होता तो सच में कर लेती। इतना बड़बड़ाते हुए रेखा किचन में चली गई। इसी तरह समय बीतने लगा, लेकिन विनोद की कंजूस वाली आदत खत्म नहीं हुई। एक दिन रेखा के गांव की एक दोस्त सविता का फोन आता है। सविता रेखा को शादी की सालगिरह में आमंत्रित करती है। रेखा भी खुशी खुशी आने के लिए हामी भर देती है। शाम को जब रेखा का पति विनोद घर आता है तब रेखा इस बारे में बात करती है और बोलती है, सविता का पति बहुत बड़ी पार्टी दे रहा है, शादी की सालगिरह है, हमें भी बुलाया है। विनोद भी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बोलता है, हाँ तो हमारा भी सालगिरह आने वाला है, हम भी पार्टी करेंगे। रेखा आश्चर्य से बोलती है, पार्टी? वो भी तुम? हाँ तो मैं नहीं कर सकता क्या? अरे इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। ये सब सुन के रेखा भी खुश हो गई। अगले दिन रेखा बोलती है, घर में कुछ सामान खत्म है, मैं बाजार जाकर ले आती हूँ और सविता के लिए गिफ्ट भी ले लूंगी। विनोद सोचता है अगर ये बाजार गई तो ज्यादा खर्च कर देगी, इसलिए विनोद बोलता है, तुम रहने दो, ये सामान मैं ला दूंगा और सविता के लिए गिफ्ट भी पैक करवा लूंगा। उसके बाद विनोद सामान लेने चला जाता है। वहाँ दुकान पहुंचकर सोचता है अगर सारा सामान लिया तो पैसे भी खत्म हो जाएंगे और अभी गिफ्ट भी लेना है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा सामान खरीदता है और रास्ते से एक सस्ती साड़ी खरीदकर पैक करवा लेता है। घर पर जब रेखा ने पूछा और सामान कहाँ है, तब विनोद बोलता है,
सारे सामान नहीं मिले, इसलिए जो मिला वो सामान ले लिया। सामान नहीं मिला या सामान महंगा था? अच्छा ये बताओ गिफ्ट में क्या लिया? एक अच्छी सी साड़ी है, पैक करवा दिया है, अभी दोबारा मत खोलना। रेखा भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और संभाल कर रख देती है। अगले दिन सभी सविता की पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ रेखा की बहुत सारी पुरानी दोस्त भी आई थी। सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। सभी दोस्त के जिद करने पे सविता सबका गिफ्ट खोलने लगती है। जब सविता रेखा का गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक सस्ती सी साड़ी होती है। तभी सविता की एक दोस्त बोलती है, ये तो रोड साइड ठेले की साड़ी है। सविता बोली, अरे ऐसी साड़ी तो मैं घर में काम करने वाली नौकरानी को भी नहीं देती। नहीं मन था तो खाली हाथ चली आती। रेखा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। जब पार्टी खत्म करके दोनों घर पहुँचे तब रेखा ने अपने पति से बोला, मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, मेरी बेइज्जती करवा के। गलती की जो गिफ्ट लाने के लिए भेजा। विनोद बोला, क्यों, ऐसी साड़ी लोग नहीं पहनते हैं क्या? सस्ता और टिकाऊ है। अगर तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो खुद ही पहन लो। पहले तो खुद के लिए कंजूसी, अब गिफ्ट देने में भी कंजूसी। रेखा अब विनोद से हर बात पे गुस्साई रहती। ऐसे ही समय बीतता गया और समय के साथ रेखा का भी गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अब कुछ दिन बाद ही विनोद और रेखा के शादी की सालगिरह आने वाली थी। तब विनोद सोचता है कि घर में ही कुछ लोगों को बुलाकर खाना खिला दूंगा, जिससे रेखा का भी थोड़ा बहुत गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और जो पार्टी का प्रॉमिस किया था वो भी पूरा हो जाएगा। जब विनोद रेखा से इस बारे में बात करता है तब रेखा ये बोलकर मना कर देती है, मुझे अपने मेहमानों के सामने फिर से बेइज्जती नहीं करवानी। लेकिन विनोद के बार बार जिद करने के बाद वो मान जाती है। अब एनिवर्सरी के दिन विनोद एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लाकर रेखा को देता है। रेखा ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद विनोद पार्टी का सामान लेने मार्केट चला जाता है। अब गिफ्ट खरीदने में ज्यादा खर्चा हो गया था, इसलिए विनोद पार्टी के लिए सबसे सस्ता और खराब क्वालिटी का राशन और खाने पीने का सामान खरीद लेता है। अब इधर विनोद के घर पर पार्टी शुरू होती है और सभी बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही सभी मेहमानों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। रेखा को कुछ समझ नहीं आता, अचानक क्या हो गया। रेखा फटाफट डॉक्टर को फोन करके बुलाती है। जब डॉक्टर ने सबका इलाज किया और बताया, इन सबके पेट में दर्द खाने की वजह से हुई है, क्योंकि इसमें बहुत खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल हुआ है। तभी रेखा विनोद की तरफ देखकर बोलती है, मुझे लगा तुम सुधर गए, लेकिन तुमने यहाँ भी अपनी कंजूसी दिखा दी। मेहमानों ने भी विनोद को खूब खरी खोटी सुनाई। विनोद भी बहुत शर्मिंदा हो जाता है और सभी मेहमानों और रेखा से माफी मांगता है और दोबारा कभी कंजूसी न करने की कसम खाता है। सभी उसे माफ कर देते हैं। उसके बाद विनोद कभी भी कंजूसी नहीं करता और अब रेखा और विनोद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।